हेलो बच्चों, स्वागत है तुम्हारा ट्यूटर टाउन में। अभी हमारा जो वेक्टर सीरीज में हमारा स्टार्टिंग से चल रहा है। एडिशन ऑफ ए वेक्टर मैंने स्टार्ट किया था। एडिशन ऑफ ए वेक्टर में मैंने पॉलीगन लॉ कर लिया था और पैरेललोग्राम लॉ कर लिया था। पॉली एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा। पॉलीगन लॉ क्या होता था? ओके सर, दो वेक्टर होता था ए और बी। दोनों को टेल से टेल मिलाते थे। टेल से टेल मिलाते थे। ए वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर। इसी तरह बेटा ए वेक्टर के पास क्या होगा? अपना खुद का मैग्नीट्यूड, अपना खुद का डायरेक्शन। इसी तरह बी वेक्टर के पास क्या होगा? अपना खुद का मैग्नीट्यूड, अपना खुद का डायरेक्शन। तो कहोगे ये थीटा एंगल होता था। इसमें जब दोनों ऐड करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट आता था वो कहाँ से पास करता था बेटा? यहाँ से पास करता था रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता था, उसको कैसे लिखते थे? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमने कल पॉलीगन में पैरेललोग्राम नाम में पढ़ लिया था। तो पैरेललोग्राम कैसे दिखता था? ऐसे ऐसे मिलाते थे। ये ए वेक्टर को पैरेलली ट्रांसफर करते थे, बी वेक्टर को पैरेलली ट्रांसफर करते थे, बन जाता था पैरेललोग्राम। बन जाता था क्या? पैरेललोग्राम। इसको बोलते थे पैरेललोग्राम लॉ। पॉलीगन लॉ क्या होता था? हेड एंड टेल मेथड के करते थे। ऐसे करते थे, ए से बी, बी से सी, ए वेक्टर, बी वेक्टर का टेल, ए वेक्टर का हेड, सी वेक्टर का टेल, ए बी वेक्टर का हेड। और रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? ए से बी। ये रिजल्टेंट वेक्टर होता था। रिजल्टेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता था? ए का टेल जहां से स्टार्ट होता वहां का टेल, जहां पहुंचाना था उसका हेड। इसी तरह मैंने ट्रायंगल लॉ पढ़ा था। मैंने कहा कि मैंने ट्रायंगल लॉ में क्या था कि अगर एक वेक्टर बना, मैंने ए वेक्टर, बी वेक्टर, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर। जैसे यहाँ पर हमने देखता था कि समेशन ऑफ ए वेक्टर प्लस समेशन ऑफ बी वेक्टर प्लस समेशन ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। मैंने कहा था ये एंगल निकाल लो मैग्नेट प्रोटेक्टर से, इसका लेंथ निकाल लो स्केल से, तो हम वेक्टर लिख देते थे। इसी तरह बेटा ए वेक्टर, इसका हेड यहाँ पे है, बी का टेल है, सी, तो रिजल्टेंट क्या होगा? ये मेरा आर वेक्टर है। इसको कैसे लिखते थे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। ये सब कहानी मैंने पैरेललोग्राम लॉ में कर ली थी। पैरेललोग्राम लॉ में कर ली थी। एक बार 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 क्वेश्चन आता है बेटा इस टाइप का। अगर मैं इस पे जाऊं पॉलीगन लॉ पे, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि थोड़ा फोकस करते हैं उस पे कि कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, मान लो ऐसे कोई बॉडी है, उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से फोर्स लग रहा है। एक फोर्स ऐसे लग रहा है F1, एक फोर्स ऐसे लग रहा है F2, एक फोर्स ऐसे लग रहा है F3। और कहने से पहले ये बता दिया कि इस पे ये बॉडी किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। ये बॉडी किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। तो देखो ना, इसका जो हम वेक्टर फॉर्म में अगर पॉलीगन ला बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? कहोगे ए बी वेक्टर को बी F2 को इसी तरह रहने दो, इसको स्थित करेंगे, ये F1 है, इसको F1 मान लो, F2 को इसी तरह रहने दो, ये F1 हो गया, इसको उठा के शिफ्ट करेंगे, देखो एक ट्रायंगल बन गया F1 F2 F3। बहुत ध्यान से देखो बेटा, तो ये कोई रिजल्टेंट इसमें जीरो है, क्योंकि अगर कहोगे इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। नेट फोर्स जीरो होगा। जब बॉडी इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब बॉडी चल नहीं। कोई चीज इक्विलिब्रियम में कैसे पता चलेगा? आंखों से देख के, जब उसको देखेंगे पता चलेगा वो चल नहीं रहा है, तो बॉडी रुका हुआ है। जैसे मेरे ऊपर कोई फोर्स लगाएगा, मेरे ऊपर कोई तीन फोर्स लगाया, इधर एक इधर कोई इधर खींचे, और मैं चल नहीं रहा हूँ, मैं रुका हुआ, तो मैं किस में हूँ? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में हूँ तो नेट फोर्स कितना होगा मेरे बॉडी पे? जीरो। नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स दो कंडीशन में जीरो हो सकता है बेटा, या तो बॉडी रुकी हुई है और नेट फोर्स चलते हुए भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है, कोई बॉडी चल रही है और उस पर भी नेट फोर्स जीरो है, तो वो भी कंडीशन इक्विलिब्रियम का हो। इक्विलिब्रियम का नहीं मतलब, अगर कोई बॉडी चल रही है और नेट फोर्स उस पर जीरो है, तो कहोगे नेट फोर्स क्या देता है? एम में। एक्सीलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट। तो एक बॉडी कंडीशन होता है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो सकता है, एक बॉडी चल सकती है जब नेट फोर्स जीरो हो तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है। जैसे स्पेस में मैंने कोई बॉल लिया, अब हम यहाँ फेंकेंगे तो अगर हाथ से छूटती है बॉल तो mg तो नहीं चलेगा, तो नेट फोर्स जीरो है नहीं। मैं चला गया स्पेस में, स्पेस में समझो मैंने कोई बॉल ऐसे फेंक दिया, जैसे फेंका मैंने, मेरे हाथ से छूटी, उसी तरह उस पर नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो तो एक्सीलरेशन जीरो। एक्सीलरेशन जीरो मतलब बॉडी किस तरह से चलेगी? कांस्टेंट वेलोसिटी स्पेस में घूमती रहेगी। इसलिए स्पेसशिप चलता है, उसमें कोई तेल उल की खर्चा नहीं लगती, ऑटोमेटिक चल रहा है मस्त।
समझो, सब आगे चर्चा होगी जब एलएम पढ़ेंगे कि कोई बॉडी अगर नेट फोर्स जीरो है तो कहोगे उसका रिजल्टेंट कितना होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा एफ आर, वही तो नेट फोर्स होता था बॉडी पे, वो भी क्या होगा, जीरो। अगर मैं तीन वेक्टर को बनाता था पॉलीगन लॉ से, ए वेक्टर, बी वेक्टर, या ए को F1 मान लो, या ए को F1 मान लो, फोर से ले जाते हैं, ए को F1 मान लो, F2 मान लो, F3 मान लो, इन तीनों का अगर रिजल्टेंट कुछ आएगा तो ऐसे आएगा ना एफ आर, यही नेट फोर्स होता था। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में तो एफ नेट जीरो होगा, एफ नेट जीरो होगा तो ये वाली लेंथ कहाँ होगी, जीरो होगी। इसको कैसे बनाओगे, कहोगे ए वेक्टर F1 वेक्टर अगर इक्विलिब्रियम में है तो F2 ऐसे जाएगा, F2 ऐसे जाएगा और F3 ऐसे जाएगा। देखो ध्यान से, इसको कहते हैं, ये देखो ए दो, हमारा रिजल्टेंट आता तो इसका टेल इसका हेड मिलता ना, लेकिन यहाँ एफ आर जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, तो कहोगे रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो ये क्लोज साइक्लिक फॉर्म में दिख रहा गया, ए एक दो तीन, एक दो तीन। जब कभी भी कोई भी फोर्स ऐसा फिगर देते साइक्लिक फॉर्म में और रिजल्टेंट उसमें कैसे जीरो देखोगे, तो अगर रिजल्टेंट देखने के लिए वो टेल्स हेड मिलाते थे, लेकिन यहाँ रिजल्टेंट जीरो है तो टेल्स हेड दिख ही नहीं रहा है, रिजल्टेंट जीरो है तो क्या हो गया, एफ नेट जीरो, रिजल्टेंट जीरो तो एफ नेट जीरो हो गया, कहोगे नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन क्या हो गया मेरा, जीरो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो कहोगे कोई बॉडी पे अगर कोई साइक्लिक ट्रायंगल से रिप्लेस कर दिया, वो दिखाएगा नहीं, वेक्टर के क्वेश्चन इसी तरह आएंगे कि कोई भी तुम्हें वेक्टर फॉर्म में दे दिया कि कोई साइक्लिक ट्रायंगल बना दिया, कह बॉडी पे तीन फोर्स लग रहा है और उसका जो वेक्टर डायग्राम वो साइक्लिक ट्रायंगल बन रहा है, साइक्लिक ट्रायंगल बन रहा है, तो उस बॉडी का वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी उसके डायरेक्शन में, वेलोसिटी घटेगी कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। कहोगे जब साइक्लिक ट्रायंगल बनता है तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, जो पहले वाले का वेक्टर होता था टेल, उससे टेल मिलाते थे, जो लास्ट वाला होता था उसका दोनों का हेड हेड मिलाते थे तो रिजल्टेंट आता था। लेकिन जब नेट फोर्स जीरो साइक्लिक ट्रायंगल बनता है तो नेट फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो होता है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक से, तो इसको कहते हैं साइक्लिक, अगर इक्विलिब्रियम में तो साइक्लिक ट्रायंगल बनेगा, कैसा बनेगा, एक क्लोज सर्किल बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। हमने पॉलीगन लॉ भी पढ़ लिया था, हमने क्या पढ़ लिया था, पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ लिया था, एडिशन से दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, हमने पढ़ना था सब्ट्रैक्शन। देखो बेटा कैसे स्टार्ट किया गया, सब्ट्रैक्शन को कैसे सोचा गया, तो हमने पॉलीगन लॉ में एडिशन क्या पढ़ा था, ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। यहाँ पे ए वेक्टर का ए टेल होता था, बी वेक्टर का क्या होता था, टेल होता था, और मैंने सी वेक्टर ऐसे लिखता था, ऐसे कुछ लिखता था, तो अगर एंगल थीटा होता था तो जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता था वो क्या होता था, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा का वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है 0 टू 90 डिग्री तक इंक्रीज करती है, इसलिए बेटा जैसे जैसे हम दो वेक्टर को ऐड करना स्टार्ट करेंगे, ये थीटा होता था, थीटा 0 पे कॉस 0 1, तो कहोगे जैसे जैसे हम इसको एडिशन का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देते थे, दो वेक्टर को ऐड करते थे, देखो ऐसे ऐसे दोनों पैरेलल, अब मैंने इसको एक उठाना स्टार्ट किया, उठाते उठाते ऐड करोगे तो जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का वो कम होता है। कहोगे हमने कल कुछ लेक्चर में क्या देखा था कि दोनों पैरेलल है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम, और cos थीटा का 180 पे -1 होता है। तो कहोगे जब दोनों एंटी पैरेलल होते थे तो बड़ा माइनस छोटा करते थे, उस समय जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता था वो मिनिमम होता था। इस पे भी क्वेश्चन आए हुए इस कोर्स पे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन लिखने का तरीका सर ऐसे भी हो सकता है क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, इसको ऐसे भी लिखते हैं क्या सर, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो बी वेक्टर हमको कैसे दिखने लगा, नेगेटिव वेक्टर। हमें ए प्लस बी का फार्मूला याद है, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर ऐसे बनाते थे, बी वेक्टर ऐसे बनाते थे, तो इसका थीटा मुझे याद है निकाल लेते थे। तो बस इसमें क्या करना है, बी को नेगेटिव वेक्टर बना देना है, क्योंकि बी को नेगेटिव वेक्टर बनाएंगे तो ये ऐसे जाएगा, इसको लिख सकते हैं नेगेटिव वेक्टर। अच्छा बेटा नेगेटिव वेक्टर में जो नेगेटिव होता है वो सिर्फ डायरेक्शन में चेंज लाता है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज
नहीं लाएगा। कहोगे जो बी का लेंथ वो था वही बी का लेंथ ये भी होगा। तो कहोगे ये वाला एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो कहोगे ये थीटा पता चल गया, इन दोनों का एडिशन वाला फार्मूला के काम बन जाएगा क्या? हाँ। तो कहोगे ये क्या हो गया, कोई सी वेक्टर हो गया। तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे लिखोगे? कहोगे अंडर रूट ए का होल स्क्वायर बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। कहोगे यहाँ पे कॉस कितना बन गया, 180 माइनस थीटा। अच्छा 180 माइनस थीटा कैसे होता है? एक एक क्या बनाओ, कोऑर्डिनेट बनाओ। सब भूलेगा, जो जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरह से याद होना चाहिए कि 4 कोऑर्डिनेट होता है। पहले में क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब इसमें सब पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन पॉजिटिव होगा, इसमें टेन पॉजिटिव होगा, इसमें कॉस पॉजिटिव होगा। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पर से जब कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते थे तो हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई भी रेशियो में चेंज नहीं होता है। कॉस का कॉस ही रहेगा, बस ये देखेंगे कॉस प्लस होगा कि माइनस होगा। हो गया हॉरिजॉन्टल थीटा में से 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो किस में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कॉस 180 माइनस थीटा कैसे लिख सकते हैं? तो इसको देखने के लिए हम इसका साइन देखते हैं, जाने रिजल्टेंट जो लास्ट में आता है उसका साइन से नहीं पता चलता। कॉस तो इसमें क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव माइनस कॉस का कॉस ही रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में कुछ एडिशन प्लस करते हैं तो चेंज नहीं होता है, रेशियो चेंज नहीं होता, कॉस का कॉस ही रहेगा। तो माइनस कॉस थीटा पुट कर दो यहाँ पे, वैल्यू होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और थीटा यहाँ पे क्या है, वेक्टर एंगल है। तो बहुत क्लियर सा कॉन्सेप्ट है कि सर जहाँ थीटा है वो थीटा है, और अगर मैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लगाऊंगा तो प्लस होगा, और वही थीटा वेक्टर एंगल लग के क्या लगाऊंगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab कॉस थीटा, तो सब्ट्रैक्शन होगा। और इसी में फार्मूला पर सब्ट्रैक्शन पूछ ले तो सी का मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे? तो सी का मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होगा सब्ट्रैक्शन में, बस थीटा, यहाँ थीटा थीटा ही रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। चेंजेस क्या है, बस प्लस में प्लस होता है, नेगेटिव में नेगेटिव होगा। ये चमका कि सर प्लस में प्लस होगा, तो एडिशन करने में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या फर्क है? सर अगर मुझे वेक्टर एंगल पता है तो एडिशन में क्या करेंगे, जो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा एडिशन में वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में जो वो वाला माइनस हो जाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये बार बार क्वेश्चन, ये बार बार एडिशन प्लस में आता रहता है। देखो बेटा इतना पहले छापो फिर आगे बढ़ते हैं, इतना छापो, 2 मिनट का पढ़ लो और छापो, फिर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, द सम एंड difference of the sum and difference of two vector, the sum and difference of two vector are equal in magnitude. The sum and difference of two vector are equal in magnitude. तरह की what is angle between the two vector? देखो एक बार देखो, ऐसा क्वेश्चन डिजाइन होते हैं कि थ्योरेटिकल फॉर्म में आएंगे, अच्छे अच्छे लोग इसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाते कैसे करना है। कह रहा है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और वो दो वेक्टर है, ए वेक्टर मान लो, बी वेक्टर मान लो, ए वेक्टर मानो, बी वेक्टर मानो। बहुत ध्यान से देखो, कह रहा है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर आर इक्वल इन। तो डिफरेंस क्या होगा, पहले समेशन लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड इसको ऐसे कर लिख सकते हो, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर है, लिख सकते हैं ना। तो कहोगे ये एंगल फाइंड कर ले तो मेरा काम बन जाए। बहुत स्मार्ट लोग रहेंगे तो बेटा वो समझ जाएंगे। देखो एक बहुत स्मार्ट, बहुत बढ़िया दिमाग चलेगा तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि सर अगर 3 और 4 वेक्टर ले, इसको भी न्यूमेरिकली में करूंगा ऐसे सोच के, लॉजिक लगा के,
कि 3 वेक्टर है, एक वेक्टर 3 न्यूटन का है, एक वेक्टर 4 न्यूटन का है, एक वेक्टर 4 न्यूटन का है। तो अगर दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट इसको 90 डिग्री कॉस 91, तो इसका कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। तो अगर डिफरेंस लिखेंगे तो डिफरेंस के लिए बस ये नीचे आ जाएगा, -4 हो जाएगा ये 3, तब भी इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। तो थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री पे दो वेक्टर को प्लस करो या सब्ट्रैक्ट करो, एंगल हमेशा 90 डिग्री जाएगा। लाइक कैलकुलेशन से देख लेते हैं, समेशन ऑफ टू वेक्टर आर इक्वल मैग्नीट्यूड। ए वाला का फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab कॉस थीटा। देखो ये रूट ए रूट उड़ा, ए रूट उड़ा, तो ये वाला ए को खा गया, बी स्क्वायर आंसर आया क्या, ए बी 2ab कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, -2ab कॉस थीटा। इसको उठा के इधर लेते आओ तो हो जाएगा 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। ओके, ए बी वेक्टर है तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू 0। कॉस 0 किस पे हो जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई/2, थीटा इक्वल टू पाई/2। अगर लॉजिक लगाओगे तो भी आंसर सही आएगा, ऐसे सोचोगे तो भी आंसर सही आएगा। शानदार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आगे करते बेटा, इसको एक एक पॉइंट तुम्हें अगर क्वेश्चन लिखना है तो लिख लो, एक एक पॉइंट उतार लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, दूसरा दूसरा क्वेश्चन आएगा, कह रहा है कि द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर आर ए यूनिट वेक्टर। कह रहा है द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए, आर मत लिखो, ई लिखो, द सम ऑफ टू यूनिट इज ए यूनिट वेक्टर। कह रहा फाइंड द डिफरेंस ऑफ these two यूनिट वेक्टर। देखो बेटा, तो कह रहा कि दो सम करो, अगर मैं दो वेक्टर है ए और बी और दोनों यूनिट वेक्टर है तो मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1। कह रहा है दो यूनिट वेक्टर को अगर ऐड कर रहा हूँ तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी यूनिट वेक्टर है। ध्यान समझो क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर को ऐड करूंगा तो जो रिजल्टेंट है वो भी क्या है, यूनिट वेक्टर है, इज ए यूनिट वेक्टर। द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। तो अगर दो वेक्टर लेता हूँ ए और बी, अगर यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, बी का कितना होगा 1, यही तो यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट होता है। द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। तो अगर सम ऑफ कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कहोगे जो ए बी है ए प्लस बी वो भी यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। सब जगह रख दो बेटा, इसका वैल्यू 1, ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। उड़ेगा, देखो 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस थीटा, एक को एक खा गया, एक उधर आया बेटा 2 कॉस थीटा इक्वल टू -1। कॉस थीटा कितना आ गया -1/2, तो थीटा कितना आ गया बेटा 120 डिग्री। अच्छा बेटा तुम्हें थीटा पता चलेगा तो डिफरेंस निकाल सकते हो क्या। देखो क्या कह रहा है कि ए वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है वो बेटा ए वेक्टर जो यूनिट ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों यूनिट वेक्टर है, उस पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 120 डिग्री। ए माइनस बी बताना है ना, द डिफरेंस ऑफ दीज टू यूनिट वेक्टर हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, बहुत बड़ी बड़ा सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, डिफरेंस पूछा हुआ है तो हम प्लस नहीं ले सकते, -2ab कॉस थीटा, सबका वैल्यू रख दो। तो भाई 1 का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का भी मैग्नीट्यूड 1 है, 2 इंटू 1 इंटू -1/2 कॉस थीटा कितना रखोगे 120 डिग्री अंडर रूट के अंदर। तो अगर 2 को 2 खा गया, ये माइनस इधर आ गया, ये माइनस था ना बेटा, ये वैल्यू माइनस थी ना,
ये 1 है, -2 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो अंडर रूट कितना आ गया आंसर 3 यूनिट, जो भी यूनिट दिया रहा है न्यूटन है तो न्यूटन, जो भी है वेक्टर क्वांटिटी उसका यूनिट। ये बेटा छापो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसके आगे एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। देखो और किस तरह का क्वेश्चन आता है हम बताते हैं, इधर देखो, इधर और क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के शानदार क्वेश्चन में से एक है, लिखो बेटा, लिखो। कह रहा है कि कोई वेक्टर है ए वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर इज ए सी वेक्टर। कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 120 डिग्री। तो कह रहा है देन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन must be equal to magnitude of a minus b, must be less than magnitude of a minus b, must be greater than magnitude of a minus b, a minus b का मैग्नीट्यूड, और लास्ट ऑप्शन है मे बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस। बहुत शानदार क्वेश्चन, बड़ा ध्यान से। कह रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू सी, सी वेक्टर क्या है, a प्लस बी का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट है मतलब उसका दोनों का समेशन है। तो सी वेक्टर के पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड होगा, खुद का वेक्टर होगा, खुद का डायरेक्शन होगा। तो कहोगे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कहोगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर है, और दोनों में एंगल दे रखा है। देखो इसको पॉज करो, एक बार ट्राई करो, बहुत शानदार क्वेश्चन, ट्राई करो। देखो मैं करता हूँ, तो कहोगे ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कितना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कितना है 120 डिग्री, और इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना है सी है, इसका मैग्नीट्यूड इसका लेंथ होगा। तो अगर माइनस करेंगे तो ये बी वाला उल्टा हो जाएगा, और मान लो इसका रिजल्टेंट कितना आ गया, इसका रिजल्टेंट आ गया सी वेक्टर का डैश, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया सी का मैग्नीट्यूड, इसका कितना हो गया मैग्नीट्यूड ऐसे सी डैश का मैग्नीट्यूड। ओके, ये a माइनस बी का है, ये क्या है, ये है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, और ये है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। बहुत ध्यान से देखो बेटा, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ओके, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपने बताया था, जो वेक्टर एंगल होता है वो जब छोटा होता है तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। जो वेक्टर एंगल होता है जब वो छोटा होता है, कम होता है, तो जो रिजल्टेंट दोनों का एडिशन करने के बाद जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज्यादा होता है। तो बेटा थीटा छोटा तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड छोटा, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 90 तक बढ़ता है। तो कहोगे इसमें देखा जाए तो इसका थीटा 120 है, ये वाला थीटा उससे कम है। दो वेक्टर ए और बी, ए माइनस बी है ना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है सी वेक्टर, सी डैश, इसका कितना हो गया सी। तो कहोगे ये छोटे एंगल पे है तो इसका मैग्नीट्यूड ये ज्यादा होगा, ये वाला छोटा होगा। तो कहोगे जो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होना चाहिए ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड से। एक तो लॉजिक लगा के मैंने बता दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि सर अगर प्लस करेंगे तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120, cos 120 कितना हो जाएगा -1/2। तो ये कितना आ गया सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इसी तरह प्लस करेंगे तो, और माइनस करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab cos 120 कितना हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab, सॉरी क्योंकि माइनस 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 2 कटेगा,
टू टू कटेगा, माइनस माइनस ऐड होकर प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी। अब ध्यान से देखो बेटा किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, ओके सी डैश ग्रेटर दिख रहा है ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड से। देखो ध्यान से, यहाँ ए बी प्लस में, यहाँ ए बी माइनस में, यहाँ पे भी टू नहीं होगा, यहाँ से टू टू उड़ेगा ना, यहाँ पे भी टू नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा ए बी, टू टू उड़ेगा। तो देखो बेटा होगा जो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, हमेशा मस्ट बी लेस देन ए माइनस बी, इक्वल टू तो ग्रेटर तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। शानदार क्वेश्चन। अभी तक हमने जो कवर किया है बेटा वो क्या क्या कवर किया है, हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया और हमने पॉलीग्राम, पैरेललोग्राम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ी, कुछ क्वेश्चन लगाया एडिशन प्लस पे, एडिशन प्लस पे मैंने कुछ क्वेश्चन लगाया। एक तरह से और देख लो, चलो एक छोटा सा और करा देता हूँ, एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ। देखो बेटा मेरा क्वेश्चन, इफ a plus b vector equal to c vector and a plus b equal to c, then इजी है ये तो कर लोगे, एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर कितना होगा, a वेक्टर और b वेक्टर में एंगल कितना होगा। तो ऑप्शन दिया a b c d, 0 पाई बाई 4, पाई बाई 2 एंड पाई बाई 3, कितना होगा सोच के बताओ। कह रहा कि a प्लस बी इक्वल टू, और a प्लस बी का जो a प्लस बी कर रहा वो किसके मैग्नीट्यूड के बराबर है, c के। फॉर एग्जांपल लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक लगा के भी करेंगे और फिर हम फार्मूले बेस करेंगे। तो अगर मैं दो वेक्टर लेता आया हूँ, एक 3 और 4, 3 एक 4, एक 3 वेक्टर एक 4 का लिया, एक 3 का मैग्नीट्यूड लिया, तो हो रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू सी, ठीक है। लेकिन जब a प्लस बी कर रहे हैं सी के बराबर होना चाहिए। जो a प्लस बी है, माने a क्या है 3 ले लो, b कितना ले लो 4, वो दोनों का समेशन कब उसके c के बराबर होगा, c माने c दोनों का समेशन के बराबर कब होगा, a प्लस बी वेक्टर और a प्लस बी इक्वल टू सी, ये कब होगा, a प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, c का मैग्नीट्यूड मान लो ये है c वेक्टर, ओके। इन दोनों का इसके बराबर कब होगा बेटा, ध्यान से देखो, जब दोनों पैरेलल होगा। ओके a प्लस बी इक्वल टू सी गिवन है, ये गिवन है, मतलब 3 प्लस 4 इक्वल टू सी, सी कितना होना चाहिए 7, सी कितना होना चाहिए 7। ओके दो वेक्टर को ऐड करेंगे और वो 7 के बराबर आए, वो किस एंगल पे होगा, 0 डिग्री पे, सिंपल सा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नहीं तो फार्मूला लगाएंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा निकालना है, a प्लस बी, यही तो c है ना, देखो ध्यान से, a प्लस बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2ab। तो कहोगे इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, a प्लस बी, कहोगे इसका होल स्क्वायर कर दे क्या, a प्लस बी ये दिया हुआ है ना, जो रिजल्टेंट है वो इसके बराबर है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हटेगा, स्क्वायर करने के रूट हटेगा। तो ये इसमें आया, स्क्वायर किया a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये उड़ा ये उड़ा, a से b गया तो डिवाइड में गया, cos थीटा इक्वल टू 1, थीटा कितना आ गया 1 कब होता है, cos थीटा इक्वल टू 1 0 डिग्री पे। ये मेरा सोल्यूशन। आज जो हमारा जो टॉपिक कवर हुआ बड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन, उस पे क्वेश्चन हो गए, बढ़िया क्वेश्चन किए, इस पे अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बहुत करने वाले हैं। हम पूरा वेक्टर पढ़ेंगे तो पूरा वेक्टर के कम से कम 100 क्वेश्चन के एक सीरीज आएगा, उस पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये जेई लेवल के। और अब हम कल स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए टू वेक्टर, वो भी शानदार टॉपिक है, उस पर भी डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।